अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद हमेशा से ही एक इंडस्ट्रियल टाउन रहा है। दुष्यंत जी मैच्योर हैं, दुष्यंत जी बहुत अच्छे लीडर रहे भी हैं, सोच भी अच्छी है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से संगठनात्मक प्रक्रियाएं चल रही हैं, मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है उनको लग रहा हो या बाकी लोगों को लग रहा हो, मैं अपनी राय के अनुसार मैं चल सकता हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम उस लहजे से या उस तरीके से कहीं ठीक डायरेक्शन में पहुंच पाएंगे। मैं लोकदल में कभी रहा नहीं, तो मैं उस समय क्या होता था या अभी क्या हो रहा था, तो मैं उसको कंपेयर मैं कर नहीं सकता। नॉलेजेबल हो, पढ़ा लिखा हो और एक मजबूत सशक्त तरीके से लोगों की आवाज को, कि कहीं ना कहीं अभी पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे समाज में आसपास। नमस्कार मेरे भाई। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपने राजनीति कब शुरू की, किस उम्र में शुरू की? मेरे ख्याल जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, तब थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे, और उसके बाद फिर युवा राजनीति में रहे, फिर उसके बाद जेजेपी के साथ एक लंबा सफर रहा, और धीरे धीरे फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारी बढ़ती गई। क्योंकि आदमी हमेशा राजनीति उम्र के साथ शुरू करता है, उसकी उम्र बढ़ती है। जब युवा राजनीति करते हैं तो फैमिली का थोड़ा प्रेशर होता है कि भाई जॉब करो, पहले बिजनेस करो, कुछ ऐसा कोई प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा परिवार तो स्टार्टिंग से ही बड़ा सामाजिक और सोशल रहा है फरीदाबाद में। तो मेरी खुद की पैदाइश फरीदाबाद की है, तो हमेशा से ही एक सर्कल बना हुआ था, और अच्छे सामाजिक मुद्दों पे काम करना, लोगों के लिए काम करना, तो मैं समझता हूँ तो एक अच्छी बात है। तो उसमें कोई उम्र का ऐसा नहीं है कि आप एक सर्टेन उम्र क्रॉस कर लो उसके बाद ही आप वो काम कर सकते हो। आप कभी भी, मैं समझता हूँ कि अगर लोगों के हितों के लिए आपको काम करना है, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर आपको काम करना है, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। आप युवावस्था में भी काम शुरू कर सकते हैं, आप एक सर्टेन एज के बाद भी काम शुरू कर सकते हैं। कोई रोल मॉडल था आपका राजनीति में, या अब आप किस पॉलिटिशियन को एडमायर करते हो? बहुत से हैं, सैकड़ों। मेरे ख्याल से मैं जितने हमारे पुराने स्वतंत्रता संग्राम के जो उस टाइम के लीडर्स थे, वो तो आज शायद सबके ही रोल मॉडल्स होंगे। महात्मा गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए। तो इन्होंने जिस तरह का बलिदान और जिस तरह का सैक्रिफाइस इस देश के लिए किया, मैं समझता हूँ आज की जो पॉलिटिकल क्लास है, शायद उतनी कमिटमेंट लोगों के प्रति ना हो। शायद उस समय की मांग एक वैसी थी क्योंकि देश को आजाद करना था। आज की जो देश की समस्याएं और जो देश की मांग है वो कुछ अलग है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उस समय के जो लीडर्स की जो एक पॉलिटिकल और सोशल कमिटमेंट थी, वो शायद आज की पॉलिटिकल क्लास से कहीं बहुत ज्यादा थी। तो वो तो सबके ही रोल मॉडल रहेंगे, चाहे देश में बड़े से छोटा कोई भी नेता हो। राजनीति में युवा के रूप में आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए जब आपने राजनीति शुरू की? चैलेंजेस तो ऐसा सच में नहीं समझता। जब आप एक गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं और आप लोगों के बीच में अपना स्थान बनाने की जब जद्दोजहद और कोशिश में लगते हैं, तो एक नेचुरल फ्रिक्शन शुरू में आता है लोगों के साथ काम करने में। जो आपके साथ जो और पॉलिटिकल लोग जो काम कर रहे हैं, कई बार उनमें भी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। तो ये बहुत छोटी मोटी बातें होती हैं। ये मैं समझता हूँ कि इसको मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं इनको कोई बहुत बड़े चैलेंज के रूप में, या कोई मेरे को बहुत खासा परेशानियों का सामना कहीं कुछ करना पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए लोगों के प्रति कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ पले बड़े हैं, आपका दायित्व और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी लोगों की जिंदगी में क्या बेहतरी ला सकें, उस दिशा में आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें। आपके अनुसार आज के समय में अच्छा नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा नेता कैसा होना चाहिए? जो लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए, जो लोगों के सुख दुख में शरीक रहे, जो नॉलेजेबल हो, पढ़ा लिखा हो और एक मजबूत सशक्त तरीके से लोगों की आवाज को उस प्लेटफॉर्म पे रख पाए जहां पर उसको रखा जाना चाहिए। चाहे वो असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे पंचायत हो, तो एक मुखर रूप से लोगों की आवाज बने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करे। आज के समय में ऐसे कितने नेता हैं? क्योंकि आजकल लोग नेता बनते हैं पर्सनल गेन के लिए,
हम ज्यादा ऐसे नेता आजकल देखते नहीं। अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो शायद उतनी कमिटमेंट नहीं लोगों को लगती, तो 5 साल में जनता के पास मौका भी आता है तो वो ऐसे लोगों को घर भी बिठा देते हैं। और बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो अच्छी कमिटमेंट के साथ लोगों के लिए काम कर भी रहे हैं हर पार्टी में। मैं किसी एक पार्टी या उसकी दूसरे की वो नहीं करूंगा। हर पार्टी में मैं समझता हूँ कि अच्छे बुरे हर किस्म के लोग होते हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, हम जो देखते हैं लोगों में इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस अभी है नहीं। लोग किस चीज के पीछे जाते हैं कि ये मेरी जात का नेता है या नहीं है, इसके पास कौन सी गाड़ी है। आजकल लोग इसको देख के काफी इंप्रेस होते हैं। अच्छा, अगर मुझे नहीं नेता के पता। पास डिफेंडर हो तो उसके पीछे लाइन लगी रहती है। अच्छा, तो इसमें मुझे लगता है एजुकेशन का फैक्टर है। आपको क्या लगता है इस बारे में? इसको मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे समाज में आसपास बहुत है, आई भी है और धीरे धीरे बढ़ी भी है, लेकिन शायद उस लेवल पे नहीं है जहां होनी चाहिए, जो एक वास्तविक बदलाव हमारे इर्द गिर्द लेके आए। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही और मैं खुद भी इस बात को कहता रहता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो जिन मुद्दों की हम बात 4 साल में कर रहे होते हैं वो मुद्दे एकदम बदल जाते हैं। हम नेता से अपेक्षा तो करते हैं कि वो हमारे लिए सड़क बनाए, हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने का काम करे, हमारी मजबूत आवाज वो विधानसभा या लोकसभा में रखने का काम करे। लेकिन जब हम उसको चुन रहे होते हैं तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये दूसरी बातें, जो भावनात्मक बातें हैं कि कभी कोई जात की बात करेगा, कभी कोई धर्म की बात करेगा, कभी कोई कि ये मेरा फला जानने वाला है, ये वो जानने वाला है। तो जब हमने उसको मुद्दों के आधार पे वोट ही नहीं करा तो हम उम्मीद फिर अगले 5 साल में ये लगाते हैं कि वो हमारे लिए काम करे, तो वो एक मिसमैच है। तो यही मैं हमेशा कहता हूं कि जब चुनाव हो, अब धीरे धीरे युवा पीढ़ी सक्रिय हो रही है राजनीति में, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, बाकी लोग, राजनीति करना सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता। आप अपने मुद्दों की जानकारी रखते हुए अगर अपने मत का उपयोग कर रहे हैं और अपना मताधिकार इस्तेमाल में ला रहे हैं तो भी आप राजनीतिक तौर पे जागरूक माने जाएंगे। आप अगर अपने उम्मीदवार से ये पूछ सकते हैं कि भी मेरे घर के आसपास, मेरे मोहल्ले में ये परेशानियां हैं, इनको ठीक करने का, दुरुस्त करने का आपका क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, क्या सॉल्यूशन है, वो हमें बताओ। अगर हम उससे संतुष्ट होंगे तो हम आपके लिए वोट करेंगे, अगर नहीं होंगे तो आपके लिए वोट नहीं करेंगे। कम से कम आप अगले 5 साल में उसके पास जाके पूछ तो सकते हो दफ्तर में, ऑफिस में, कि भाई आपने इन चीजों पे हमें कमिटमेंट करके गए थे, इनका बताओ क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ लोगों को वो कमिटमेंट अपनी पॉलिटिकल क्लास से लेनी शुरू करनी चाहिए। हम क्या, चुनाव हुए, नेता आए, मालाएं डाल दी, सबसे बस वो हवाबाजी के अंदर सारी इधर उधर की बातें हो गई, लेकिन मुद्दे की बात कहीं ना कहीं रह ही जाती है और बस वो हाथ जोड़ के चले गए और लोग उसके बाद वोट पड़ी नहीं पड़ी। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके ऊपर लोग वोट डाल देते हैं भावनाओं में आके। तो मैं समझता हूँ कि वोट का जो अधिकार है वो भावनात्मक से ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी आपने कहा कि लोगों को पूछना चाहिए नेताओं से, लेकिन अक्सर देखा गया कि नेता बन के आदमी अनरीचेबल हो जाता है, तो लोगों के फोन तक नहीं उठाते। ये गलत है। मैं इसीलिए यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज किसी पार्टी से ज्यादा वो व्यक्ति बनेगा जिसको आप चुन के, चाहे वो पंचायत में, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में आप भेजने का काम कर रहे हो। तो वो व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है, वो लोगों के बीच में रहता है नहीं रहता है, आवाज आपकी सुनता है, आप उससे जाके मिल सकते हैं, अपनी कोई बात बता सकते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से उसको लोगों को चुनना चाहिए, और अगर नहीं है तो अगर कहीं गलती हो भी गई है तो लोगों के पास पूरा अधिकार होता है 5 साल बाद उसको बदलने का। राजनीति आप करते हो फरीदाबाद, आज के समय में फरीदाबाद की मुख्य समस्याएं क्या है? फरीदाबाद से बाहर भी अगर आप प्रदेश लेवल पे भी बात करो तो मुख्य समस्याएं बहुत ज्यादा, जो मुझे लगता है, एक तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जितनी दुरुस्त और कंट्रोल में होनी चाहिए
थोड़ा सा उससे मुझे कहीं गैप नजर आता है। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है वो जल्दी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको थोड़ा सा दुरुस्त करे, ताकि लोगों के अंदर जो हल्का ये जो भय का माहौल आ जाता है ये ना हो। अभी पीछे जैसे फरीदाबाद में भी कई रोड रेज की समस्याएं हो जाती हैं, कई इस तरह के जो बदमाशों के जो हौसले हैं वो भी कई बार ऐसा लगा कि भी लोग थोड़ा फ्री सा महसूस कर रहे हैं कि भी कहीं कुछ भी हो जाए। तो पुलिस का डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, युवाओं में बहुत अभी एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो रोजगार के ऑप्शन हैं वो हमारे लिए बनाए जाएं। आज आप कॉलेज से स्कूल से पढ़ के जब निकलते हैं तो उसके बाद अब क्या करें, वहाँ ये जो क्लैरिटी में जो डिफरेंस है ये कहीं ना कहीं हमें रोजगार के ऑप्शंस देके सरकार को और युवाओं को एक डायरेक्शन देनी चाहिए। हरियाणा से कई बार क्या होता है कि पलायन भी होता है, लोग सोचते हैं कि मैं कहीं किसी और स्टेट में जाके काम कर लूं, कहीं बाहर जाके काम कर लूं। उससे बेहतर है कि हम हरियाणा के अंदर ही रोजगार के साधन को इतना दुरुस्त करें। अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद हमेशा से ही एक इंडस्ट्रियल टाउन रहा है। मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो हमने देखा है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज फ्लरिश करा करती थी फरीदाबाद में, और वो उसमें भी आज कहीं ना कहीं गिरावट आई है। आप पुरानी इंडस्ट्रीज के लोग नाम बताते हैं, लेकिन आज वो इंडस्ट्रीज नहीं है। अब हर जगह बस छोटे छोटे कारखाने रह गए हैं जो एक पर्सनल लेवल के ऊपर लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन एक मास लेवल पे फरीदाबाद के युवाओं को, आम जनता को रोजगार नहीं दे सकते। तो मेरा मानना है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, उन सबको इस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए कि हम बड़ी मदर यूनिट्स यहाँ पे लेके आए जिससे रोजगार के साधन बढ़े, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें। इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होना बहुत जरूरी है जिससे निवेश और इंडस्ट्री फरीदाबाद में दोबारा आ सके। भाई फरीदाबाद तो पिछले 10-11 साल से तो सरकार में है, केंद्रीय मंत्री भी यही के हैं और 3 मंत्री फरीदाबाद लोकसभा से हरियाणा सरकार में भी हैं। ये चेंज क्यों नहीं आ पा रहा? मैंने यही तो कहा कि जो मौजूदा पॉलिटिकल क्लास है उनको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि फरीदाबाद में दोबारा से इंडस्ट्रीज कैसे फ्लरिश हो पाए, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आएंगी, जब बड़ी मदर यूनिट्स आएंगी, तभी रोजगार के साधन भी बनेंगे, तभी युवाओं में भी एक भरोसा आएगा कि हाँ, सरकार हमारे लिए बेहतर तरीके से काम कर पा रही है। और ये मैं नहीं समझता कि केवल सिर्फ सरकार ही करे, जो ऑपोजिशन भी है, सभी लोग चाहते हैं कि फरीदाबाद बढ़े और फरीदाबाद में खुशहाली आए। तो सब लोगों को मिलके अपने अपने सुझाव देने चाहिए कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सरकार का तो खैर मैक्सिमम रोल तो सरकार का ही रहेगा, लेकिन इस दिशा में हम लोग सोचना शुरू करें सबसे पहले, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये जो पिछले 11 साल का कार्यकाल रहा है मंत्री जी का, कृष्णपाल जी का, उसको आप किस तरह आंकते? क्योंकि आपने जब MP का चुनाव लड़ा था तो आपने और भी पार्टियों ने बहुत आरोप लगाए थे इन पर, उसके बारे में बताइए। मैं समझता हूँ कि और ज्यादा प्रखर रूप से उनको फरीदाबाद के मुद्दे रखने चाहिए। अब वो सांसद हैं, फरीदाबाद के मंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेवारी भी काफी बड़ी है। तो मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि फरीदाबाद लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर काम करेंगे, और जैसे मैंने ये जो 2-3 मुद्दे बताए इनके ऊपर अगर वो काम करें तो आगे के लिए भी अच्छा है। मैंने अभी आपको बताया था कि लोग जाति देखकर, गाड़ियां देखकर और बहुत कुछ देखकर वोट करते हैं, लेकिन फिर एक मेरे मन में आता है कि पार्टियां एक एक आदमी को 3-3 बार चुनाव लड़ाती हैं, मतलब एक ही आदमी को बार बार दिए जा रहे इतने बड़े एरिया में। इसके बारे में क्या कहना है? देखो, ये बात तो चेंज होनी चाहिए ना। होते भी हैं फरीदाबाद में, चलो अगर नहीं हुआ, लेकिन बीच में मैं समझता हूँ कि कई विधानसभाओं में उम्मीदवार चेंज हुए भी हैं, और देश भर में अगर देखा जाए तो लोकसभा में भी, जैसे अगर बीजेपी की ही बात करें तो कई बार उन्होंने उम्मीदवारों को चेंज कर देते हैं, सीएम भी चेंज कर देते हैं, और अन्य पार्टियां भी बहुत जगह कर देती हैं। तो ये तो मैं नहीं मानता कि बिल्कुल ही नहीं होते, लेकिन अगर जनता चुन रही है और अगर उनको वोट दे रही है तो हो सकता है कि पार्टियां भी सोचती हो कि भी इनको हम रिपीट कर लें, और ऐसा होने के बावजूद भी कई बार लोगों के टिकट कट जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। आप जिस जिले से आते हैं, पलवल उदाहरण है, कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटे वहां पे। हाँ, एक उदाहरण ये भी है, एक आदमी 1991 से लगातार चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। कांग्रेस के करण सिंह दलाल।
अब ये ये चीज तो हमारी आंखों में बहुत चुभती है भाई। अब ये तो क्योंकि कांग्रेस, नए लोगों को भी तो मौका देना चाहिए, आप एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हो। ये युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। अब ये तो मेरे ख्याल कांग्रेस इसके बारे में राइट डिसीजन ले सकती है या बता सकती है। मैं तो इसमें क्या बताऊं कि कांग्रेस की या किसी और पार्टी की भी क्या इस बारे में पॉलिसी है। पर मुझे लगता है कि अपना स्थान खुद मेहनत करके खुद बनाया जाता है। तो अगर हम ये सोचें कि हमें हर जगह कहीं रेड कारपेट मिल जाएगा बिछा हुआ, तो वो पॉसिबल नहीं है। राजनीति में ही नहीं, शायद जिंदगी के किसी भी फील्ड में ऐसा बहुत कम होता है कि आपको सजा सजाए सब कुछ मिल जाए। अगर अच्छे युवा हैं, वो अपने इलाके की दिक्कतों को उठाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो जब वो उस दिशा में काम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के अंदर वो स्पेस अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा। तो जरूरी है कि आप ये ना सोचे कि पहले किसी की टिकट कटे, पहले कोई पार्टी किसी को हटाए तो हम काम करना। आप अपने काम पे बढ़ते रहिए, अपने आप ऊपर वाला वो डायरेक्शन बनाता चला जाता है, उसमें ज्यादा हमें फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। अभी आपने शनिवार को शायद जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, उसकी क्या वजह है? उसकी मुख्य वजह ये रही कि जननायक जनता पार्टी में मेरा एक पर्सनल जो जुड़ाव है वो हमेशा से रहा है, और जो हमारे पार्टी के नेता हैं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, उनके साथ भी मेरा एक बड़ा व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध रहा है। लेकिन कई बार भावनात्मक रूप से आप राजनीति नहीं कर सकते, और मैं अगर अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ पे पार्टी के बिहाफ पे भी अगर सोचें, अगर मैं ये चाहूं कि भी यहाँ पे कोई चीजें बढ़े या धीरे धीरे संगठनात्मक प्रक्रिया तेज हो, अच्छे लोग आए, तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम चाहिए होती है उसका काम करने के लिए या लोगों को लाने के लिए। लेकिन जब ये दिखता है कि संगठनात्मक रूप से कहीं ना कहीं एक वो गैप आ रहा है, भाई जो लोग आपके साथ जुड़े रहे, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर उस तरीके से संगठनात्मक कार्यों में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रही है पार्टी की तरफ से, या उनको इतना ज्यादा इंक्लूसिव नहीं महसूस हो रहा, तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहां आप अपना 100% ना दे पाओ, जिस पार्टी में आप कंट्रीब्यूट ना कर पाओ, तो उसमें फिर आप ना ही रहो तो बेहतर है। भाई आप जहां भी रहो, आप चाहे अपने लिए काम करो, किसी पार्टी के लिए काम करो, लेकिन मैं समझता हूँ आप पूरी ईमानदारी से करो। अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर वहां रहने का या करने का कोई फायदा नहीं है। अभी पार्टी 4.5 साल सत्ता में थी, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए? कुछ अच्छी चीजें भी थी और कुछ कमियां भी थी। कमियां मुझे शायद ये लगा कि जिस तरह से संगठन बन पाना चाहिए था उस तरीके से उस दौरान नहीं खड़ा हो पाया, और जिसकी वजह से आगे जो फेस करना पड़ा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, वो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं एक संगठन के पार्ट पे भी लैकिंग रही। और ठीक काम जैसे उन्होंने कई चीजें अपनी तरफ से, जो रोड्स का एक नेटवर्क था हरियाणा के अंदर, वो एक अच्छा मैं समझता हूँ कि दुष्यंत जी ने किया। और कई जगह जैसे इंडस्ट्रीज के MOU साइन हुए, फरीदाबाद में भी आपकी बैटरी की और फोन मैन्युफैक्चरिंग की चाइना की कुछ कंपनीज के साथ MOU साइन हुए थे। अब लेकिन देखना ये है कि वो एग्जीक्यूशन पे कैसे आता है। आप कोई चीज शुरू कर सकते हैं लेकिन उसको अंत तक एग्जीक्यूट करना वो इम्पोर्टेंट है। फिर हिसार एयरपोर्ट हुआ, वो भी एक अच्छी सौगात थी हरियाणा के लोगों के लिए। तो काम हुए भी और कहीं ना कहीं कमियां भी रही। जैसे किसान आंदोलन था, उस टाइम पे जो निर्णय और जो फैसले होने चाहिए थे वो लोगों की भावना के विपरीत रहे, तो उस वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। जो कि उस समय भी कई बार लोग भी कहते थे कि भाई ये गलत है, आप किसानों से जुड़ी हुई पार्टी रहे हैं तो आपको किसानों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये गलतियां भी रही। अगर हम आंदोलन की बात करें तो आपको क्या लगता है, अगर आंदोलन के दौरान वो इस्तीफा दे देते तो उनका जो पॉलिटिकल जो करियर था वो ऊपर जाता, या उन्होंने ठीक किया इस्तीफा नहीं देके, या देना चाहिए था? देखो, इंटरनल क्या चल रहा था बीजेपी के साथ उस पे मैं राइट पर्सन नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि मेरे को उन बातों का नहीं पता। लेकिन ऊपरी तौर पे जो लोगों की भावनाएं थी उस समय हरियाणा में, वो यही थी कि भाई आपको इस्तीफा देके सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए ताकि ये कानून वापस हो जाए। बाद में वो वापस हो भी गए, लेकिन लोगों का मानना ये था कि भाई आपको उस टाइम पे जो वो प्रेशर ग्रुप्स तैयार हो रहे थे तो उसके अंदर मिलकर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था। अगर इस्तीफा वहां हो जाता तो उनकी इमेज बड़ी हो जाती उस टाइम।
देखो, किसी भी प्रकरण के दोनों पहलू होते हैं। आज कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भाई हाँ, बेहतर होता, हो सकता है बेहतर भी हो जाता, हो सकता है कि पार्टी भी खत्म हो जाती, लेकिन कई बार पार्टी को बचाना या लोगों की भावनाओं का सम्मान रखना, ये बड़े कठिन फैसले हो जाते हैं। और मुझे लगता है फिर भी चाहे जो भी हो, लोगों की भावनाओं का सम्मान प्राथमिकता रहनी चाहिए। अभी जैसे कि आपने कहा कि पार्टी खत्म हो सकती थी, ये बीजेपी तो जो विधायक बाद में गए पहले चले जाते बीजेपी का और क्या होता है। इतिहास रहा है, जो भी पार्टी उनके साथ होती है रीजनल पार्टी, उसको तो खत्म ही कर देते हैं। ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एक देखिए, और एनसीपी को देखिए बिहार में। ये क्या है, एक नैरेटिव और एक स्टीरियोटाइप बन गया। दो लोगों ने एक बात बोलनी शुरू करी तो तीसरा भी, चौथा भी। ठीक है, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जहां पे पार्टियां खराब भी हुई, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जहां पे पार्टियां साथ आज भी जुड़ी हुई हैं, ना केवल बीजेपी के, कांग्रेस के भी। हो सकता है कि वो उस गठबंधन से हट जाए तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन आज भी वो लोग गठबंधन में चला रहे हैं। तो बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। मैं ओवरऑल जो नेशनल पार्टीज हैं उनके साथ जो भी रीजनल पार्टीज लगी होती हैं, तो पार्टी चलाने का दायित्व बीजेपी का या कांग्रेस का नहीं है, वो तो आपका खुद का है। आपको खुद देखना है कि कैसे पार्टी को सस्टेन रखना है, कैसे लोगों के मुद्दों को उठाना है, उनकी भावनाओं का किस तरह से सम्मान रखना है पार्टी प्लेटफॉर्म पे। तो किसी के करे से या उससे कोई कुछ खत्म नहीं होता। ये तो बस समय में फैसले कई बार कुछ ऐसे हो जाते हैं जहां पे एक आप नेगेटिव उसमें चलना शुरू हो जाते हो। अभी ये हमने बहुत कम देखा है कि एक सरकार चली, सरकार में उप मुख्यमंत्री का ज्यादा विरोध था, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा, और लोग नाराज भी ज्यादा उप मुख्यमंत्री से थे। क्या लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा थी जिनको वो पूरा नहीं कर पाए। ये आज भी कम नहीं हुआ है लोगों का। अभी हम जाते हैं, क्या क्या कम नहीं हुआ है? लोगों का गुस्सा। अच्छा, गुस्सा। हाँ, इतना गुस्सा बीजेपी पे नहीं था लोगों को जितना जेजेपी पे था, और वो गुस्सा अभी भी बरकरार है। पार्टी ने इस बारे में कुछ तो डिस्कशन किया होगा बाद में। मैं उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं अपनी सोच के हिसाब से आपको जवाब दे सकता हूँ, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि लोगों का गुस्सा, आप ठीक कह रहे हैं कि था। यही मैंने आपको अभी बताया कि जो भावना थी उस समय, क्योंकि जेजेपी हो गई या और जो जैसे जो क्षेत्रीय पार्टियां हो गई, ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सामाजिक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हरियाणा के अंदर जैसे कयास ये लगाया जाता है कि एक बड़ा वर्ग जो जेजेपी को जिसने वोट दे के बनाया, वो किसान वर्ग था। तो जब किसानों के मुद्दों की बात आई तो उनकी भावना यही थी कि भाई आप कहीं ना कहीं इस्तीफे के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे साथ आके सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करेंगे। तो जब उसमें उनको कमी नजर आई, जब उनकी भावना का उनको ये लगा कि भाई उस तरह सम्मान नहीं हुआ, या जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा होगा वो नहीं हुआ, तो लोगों का स्वाभाविक है कि उस पे गुस्सा आया। और हो सकता है जैसे आप बता रहे हैं कि आज भी लोगों में गुस्सा है, तो वो अभी भी बरकरार हो, या अब ये तो जेजेपी को सोचना है कि किस तरीके से वो इसको मेलो डाउन करेंगे। वीडियो देखी होगी जब मुख्यमंत्री जी गए थे खेतों का निरीक्षण करने, तो बुजुर्ग से ही बहस हुई थी उनकी इस बारे में। इस पे तो क्या टिप्पणी करनी है, ये व्यक्तिगत कई बार चीजें हो जाती है। गुस्सा मैं तो खुद भी मान रहा हूँ कि आज भी है, तो उसको मेलो डाउन करना ही पड़ेगा अगर जेजेपी आगे एक्सपैंड करना चाहती है। तो ठीक है, अब ये तो उनका फैसला, उन्होंने देखा है। वर्कर्स की भी पूछनी थी पार्टी जो पहले हुआ करती थी, टोपी चौटाला साहब के टाइम पे थी। मैं लोकदल में कभी रहा नहीं, तो मैं उस समय क्या होता था या अभी क्या हो रहा था, तो मैं उसको कंपेयर मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो वाला वक्त देखा नहीं है। तो शायद कोई अगर पुराना कोई लोकदली हो, वो आपको बेहतर इसका जवाब दे पाए। आपके हिसाब से अब तक का बेस्ट मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन रहा? बेस्ट किस पैरामीटर पे? ऑल पैरामीटर्स, तो जिसको आप बेस्ट मानते हो, भाई इसने काम भी किए हैं और लोगों में भी लोकप्रिय। काम सबने किए हैं। हर एक के कार्यकाल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी भी हुई, और बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन रह गई पूर्ति होने से। अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेरे से किसी ने यही सवाल पूछ लिया था, मैंने जवाब दिया कि कोई भी व्यक्ति
हरियाणा से जुड़ा हुआ, जो हरियाणा में राजनीति कर रहा है, कोई अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए बुरा नहीं चाहेगा। काम करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। आज शायद कांग्रेस एक तरीके से करना चाहे, बीजेपी एक तरीके से करना चाहे, क्षेत्रीय पार्टियां एक तरीके से करना चाहें, लेकिन अपने अपने तरीके से सब यही चाहेंगे कि किस तरह से हरियाणा को हम और ज्यादा बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लोगों को ये चुनना होता है कि उस डायरेक्शन में जो उनका तरीका है, उसमें वो सबसे बेहतर किसको जानते हैं या किसको चुनते हैं, उसी आधार पे वो अपनी सरकार चुनते हैं, उसी आधार पे वो अपनी पार्टियों को या नेताओं को वोट करते हैं। और ये भी है कि लोगों की अपेक्षा और उम्मीदों के हिसाब से कई चीजें जो होनी चाहिए वो कई बार कमी भी रह जाती है सरकारों में, जिस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों में गुस्सा होना या भावनाओं का सम्मान ना होना, वो भी चीजें होती हैं। तो ये हर कार्यकाल में कमियां और अच्छी जो योजनाएं हैं वो रही हैं पैरेलल। मैं ये कह दूं कि एक ही व्यक्ति खराब था और एक ही व्यक्ति ठीक था, तो वो बहुत ही अनजस्टिफाइड होगा किसी के लिए, क्योंकि उस लेवल के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस तरह से आपको चीजों को डील करना पड़ता है। आप अगर चाहते भी हैं कि हाँ मुझे ये चीजें या पॉलिसी लागू करनी है, उनको उस एग्जीक्यूशन तक लेके आना, तो मैं समझता हूँ ये सब बहुत मेहनत का काम है जो सभी नेता करते हैं। कर पाना ना कर पाना ये एक अलग फैक्टर है। चलिए, हमारा कोई फेवरेट तो बताइए। कि फेवरेट कोई ऐसा वो नहीं है, एक नाम सब लोग नहीं, नाम मेरे, मैं एक का नाम ले लूं तो वो मैंने कहा ना कि अनजस्टिफाइड हो जाएगा। प्लस माइनस हर एक के कार्यकाल में रहे हैं। आप हरियाणा की शुरुआत से, जब हरियाणा बना तब से लेके आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, हर किसी ने अपने अपने तरीके से हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए योगदान दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई कुछ नहीं करा, और कई जगह कमियां भी रही हैं हर कार्यकाल के अंदर। तो आज मैं अगर एक नाम ले लूं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि शायद किसी और ने फिर कुछ नहीं किया। अभी हमारे राज्य में काफी अच्छी लहर दिख रही थी इलेक्शन से पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी जीत जाती है। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि फिर मेरे मन में आता है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी, उसको मैं सीरियसली लूं या ना लूं? मुझे लगता है कांग्रेस की शायद जो इंटरनल फाइटिंग है वो एक बड़ा कारण है, किसी और चीज से ज्यादा। जो आज हरियाणा में कोई भी बच्चा बता देगा कि कांग्रेस के अंदर विभिन्न कांग्रेस बन गई हैं, जो नहीं होना चाहिए किसी पार्टी के लिए। और ये शायद एक ज्यादा बड़ा कारण है जो लोगों की भावना होते हुए भी वो उसको शायद अपने पक्ष में इनकैश नहीं कर पाए। वोट चोरी को आप रियलिस्टिक मानते हो या नहीं? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई वो होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, किसी की डबल वोट बन जाना, किसी की कम वोट बनना, ये अभी नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से रहा है। इनके ऊपर सुधार होना चाहिए जरूर, ये मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन को कॉग्निसेंस लेना चाहिए और इन चीजों को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। लेकिन जैसे ये बातें होती हैं कि भाई हाँ ये डबल वोट बन गई, या मान लो किसी की वोट कट गई, तो ये जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी था वोटर लिस्ट में ये प्रॉब्लम्स। आज कोई भी चुनाव आ जाए तो 50% से ज्यादा एफर्ट तो सिर्फ वोटर लिस्टों को ठीक करने में, उनको समझने में, किसकी वोट कहाँ पे है ये बताने में। आज जितने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको भी कई बार नहीं पता होता कि उनकी वोट चेंज होकर इधर चली जाती है, उधर चली जाती है। तो ये इसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। तो ये कह देना कि भी इतना बड़ा एलिगेशन की पूरी वोट चुरा ली, मैं उसको भी सही नहीं मानता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्य प्रणाली में धीरे धीरे सुधार जरूर लाने चाहिए। राजनीति में जो युवा आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? हम भी खुद ही अभी आ ही रहे हैं, तो सब लोग मेहनत करें। सब लोग अपने जहां भी वो रहते हैं, अपने आसपास के जो मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनको अच्छे तरीके से उठाएं। एक सकारात्मक दिशा में हम लोग कोशिश करें कि समाज को, राजनीति को हम लोग लेके जाएं, क्योंकि पुराने ढर्रों पे ही अगर राजनीति हो तो फिर युवाओं के आने का कोई, मुझे नहीं लगता कि उसमें बेनिफिट है। अगर युवा आ रहे हैं तो एक अच्छी प्रोग्रेसिव सोच के साथ, एक नई फ्रेश अप्रोच के साथ वो लोग पॉलिटिक्स में आए। क्योंकि जब मैं आप जैसे नेताओं को देखता हूँ, आप हो गए, आपके साथ मैं ड्यू के प्रेसिडेंट रौनक खत्री की बात करूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई एजुकेटेड युवा आता है जो बात करते हैं, आप विकास की बात करें, डेवलपमेंट की। जैसे मैं रौनक खत्री का वीडियो देख रहा था, उसमें वो आदमी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहा था। मैं पुराने नेताओं को देखता हूँ,
आज भी वही बात है इसे। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो पुराने लोग हैं उनमें कोई इस तरह की कोई कमियां ज्यादा हैं। एक्सपीरियंस उनका हमेशा आपसे ज्यादा रहेगा। एक अमेलगमेशन होना और एक ब्लेंड होना बहुत जरूरी है कि जो नई सोच के साथ जो युवा आ रहे हैं, नो डाउट उनके पास ज्यादा एक प्रोग्रेसिव अप्रोच भी रहेगी, क्रिएटिव आइडियाज भी रहेंगे, चीजों को करने के और बेहतर तरीके भी वो सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो जरूर आपको अपने सीनियर से, अपने बड़ों से, जो पहले लोग जो राजनीति करते रहे हैं उनसे लेना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। मीडिया टेक्नोलॉजी का कितना असर मानते हो आज की राजनीति? बहुत है। आप अनदेखा कर ही नहीं सकते आज मीडिया को, सोशल मीडिया को, टेक्नोलॉजी को। और अब तो धीरे धीरे जो पुराने पॉलिटिशियंस भी हैं जो इतना टेक सेवी नहीं थे, वो भी अब धीरे धीरे इन चीजों को सीख रहे हैं। या आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे शायद ही कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो जिसने अपनी एक्टिविटी, अपने अकाउंट्स, प्रोफाइल्स ना बना रखे हो, सब लोग। तो अब ये माध्यम है लोगों तक पहुंचने के। चाहे टेक्नोलॉजी है, पहले डोर टू डोर भी थे, आज भी हैं, और भी चीजें थी। तो जिस भी माध्यम से आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाए, तो उस माध्यम का उपयोग करना कोई खराब नहीं है। इसका मिसयूज भी होता है। मिसयूज भी होता है। एक आदमी की ऐड चलती रहती है, दूसरे की नहीं चलती। ऐड नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज सच हो और हर चीज फैक्चुअल हो, ये जरूरी नहीं है। और ये आइडेंटिफाई कर पाना कि क्या आपको सच बताया जा रहा है और क्या झूठ बताया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक दिक्कत आने लग गई है। आम जनता व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई मैसेज आ गया तो उसको सच भी मान सकती है अगर वो झूठ है तो भी, या झूठ भी मान सकती है अगर वो सच भी है तो भी। तो जो फैक्चुअल जो एक वो होना चाहिए, एक पैरामीटर कि भी इसके पीछे का फैक्ट क्या है, उस पे मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोग अपना एफर्ट नहीं डालते कि हम कोई बैकग्राउंड चेक करें, सर्वे करें कि अगर कोई एक खबर आई तो वो उसकी लेजिटिमेसी क्या है। तो ये जरूर एक माइनस पॉइंट है। एड्स तो कोई कहीं भी चल रहा है, उसमें आप किसको क्या रोक सकते हैं। अखबारों में भी चलती थी, ग्राउंड के ऊपर भी कोई ज्यादा पोस्टर लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है, तो वो हर एक के अपने उसके हिसाब से है। बट हाँ, ये है कि झूठ और सच के बीच में जो वो है आपका, जो फैक्ट्स हैं और जो एक पैरामीटर होना चाहिए उसको मापने का, उसको समझने का, वो कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया पे लैकिंग है। अभी आप किस पार्टी में जा रहे हैं? मैंने कुछ ऐसा कोई अभी विचार नहीं करा। नहीं सोचा। हाँ। पार्टी की तरफ से कोई मैसेज आया पुरानी पार्टी की तरफ से, आपको मनाने की कोशिश की गई हो? नहीं, उसमें मानने मनाने की कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ या जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। उसको ठीक कर पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ेगा, हमें बैठ के विचार करना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस डायरेक्शन के लिए हमें किस तरह की एनर्जी, लोग चाहिए, किस तरह का संगठन हमें क्रिएट करना चाहिए। तो कोई व्यक्तिगत मनमुटाव थोड़ी है कि हम बैठ के आपस में वो कर लें। वो तो व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। मैं किसी को खराब व्यक्ति नहीं मानता। दुष्यंत जी मैच्योर हैं, दुष्यंत जी बहुत अच्छे लीडर रहे भी हैं, सोच भी अच्छी है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से संगठनात्मक प्रक्रियाएं चल रही हैं, मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है उनको लग रहा हो या बाकी लोगों को लग रहा हो, मैं अपनी राय के अनुसार मैं चल सकता हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम उस लहजे से या उस तरीके से कहीं ठीक डायरेक्शन में पहुंच पाएंगे। और उसी कारण की वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा था। तो ठीक है, हमने फिर अलग होने का फैसला ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने थैंक यू। आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।